हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर को, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज के सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हम अपने आज के सेशन को, जो कि प्लांट्स में हो रही ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस पर होगा बेस्ड। फाइन। तो यानी कि चैप्टर के हमारे दो एस्पेक्ट हैं, वन इज ग्रोथ सीन इन प्लांट्स एंड द अदर इज डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर पहले बिगिन करने जा रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ग्रोथ। राइट। तो भाई, क्या होती है ग्रोथ? अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछूं व्हाट इज ग्रोथ, तो आप कहेंगे किसी भी चीज का बढ़ना ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट? सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ यही सिग्निफाई करती है, एन इंक्रीज। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। फाइन। तो इसका मतलब ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। अब ये जो इंक्रीज है वो तीन टर्म्स में हो सकता है, या तो किसी का साइज बढ़ रहा हो, या फिर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, या फिर द मास। ठीक है। अब ये साइज, वॉल्यूम और मास किस किस प्लांट पार्ट का बढ़ सकता है? तो ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक सेल, इजंट इट? तो सेल का आपको हो सकता है सेल के टर्म्स में आपको साइज, मास और वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ नजर आए। हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं उनका साइज, मास या वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ नजर आए, या फिर हो सकता है ऑर्गन्स के केस में भी आपको ये इंक्रीमेंट देखने को मिले। सो किसी भी प्लांट पार्ट यानी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर अगर आपको साइज, वॉल्यूम और मास में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज परमानेंट, okay, is going to represent growth. Fine. I hope the concept of growth is clear now. तो देखिए, ग्रोथ जो है ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। यानी कि मोस्ट फंडामेंटल है मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा, एंड कॉन्स्पिक्यूअस है दैट मीन्स आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? किसी भी चीज का बढ़ना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना विद योर नेकेड आइज। तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर। ठीक है। ओके। देन जब भी कभी ग्रोथ होगी ना, वो हमेशा अकंपनी होती है विद द एक्सटेंसिव एनर्जी रिक्वायरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। तो जिसका मतलब जब भी कभी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के साथ साथ हमेशा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आकर करती हैं, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एनर्जी रिक्वायरिंग होती हैं, इजंट इट? तो मेटाबॉलिज्म क्या रिप्रेजेंट करता था? द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, इजंट इट? अब इन रिएक्शंस में सब्सटेंसेस का बिल्डिंग अप भी होता है, ब्रेक डाउन भी होता है, राइट? तो मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बनती थी, दैट इज एनाबॉलिज्म and the other was catabolism। तो आप जानते हो एनाबॉलिज्म के केस में क्या होता है? बिल्डिंग अप होती है ना? सो इट रिप्रेजेंट्स टू बिल्ड अप समथिंग, एंड कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेक डाउन, सो इट रिप्रेजेंट्स ब्रेकिंग डाउन। तो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ग्रोथ देखनी है, इंक्रीमेंट देखना है, तो इन दोनों प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस ज्यादा होनी चाहिए? दैट मीन्स ऑब्वियसली एनाबॉलिज्म का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब बिल्डिंग अप वाली प्रोसेसेस ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करनी चाहिए दैन कैटाबॉलिज्म। तभी तो जो मैटर है, लिविंग मैटर ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ेगा और उसका आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ साइज, मास एंड वॉल्यूम, राइट? तो इसका मतलब आपको याद रखना है, कभी भी ग्रोथ अगर होगी सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में भी आपका एनाबॉलिज्म शुड बी मोर देन द कैटाबॉलिज्म, तभी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ओके। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेचर ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो बच्चों, हम यहां देखेंगे कि प्लांट के अंदर होने वाली ग्रोथ आखिर कैसा नेचर पोजेस करती है, दैट मीन्स किस टाइप की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर होने वाली ग्रोथ बच्चों, इट इज वेरी यूनिक बिकॉज वो शो करती है इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जहां पर प्लांट्स की बॉडी कंटिन्यूसली ग्रो कर सकती है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सकती है थ्रू आउट देयर लाइफ। Okay, that is why they are known to show
इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ, और इस टाइप की ग्रोथ को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। दैट मीन्स द रीजन बीइंग, आप जानते हैं प्लांट्स आर गोइंग टू बी ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ फॉर द ग्रोथ, एंड दैट इज वाई इसको हम ओपन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, वाइल अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर आपको एक सर्टेन एज के बाद साइज इंक्रीज करता हुआ नजर नहीं आता है ना, दैट इज वाई दे आर नोन टू शो क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट्स में आपको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है, व्हाइल एनिमल्स के केस में आपको क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड क्यों भाई ये प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो कर सकते हैं? The reason for this, special ability is the presence of certain actively dividing cells called meristems. तो plants की body के अंदर certain locations पे कुछ actively dividing cells present होते हैं throughout their life, जो उनकी continuous growth करवाते रहते हैं, and those cells are called the meristems. So हमने meristems के बारे में हमारे chapter anatomy of flowering plants में पढ़ा हुआ है, right? तो यहाँ पर हम quickly देख लेते हैं। ब्रॉड दो कैटेगरीज में बेस्ड ऑन लोकेशन हम मेरिस्टेम को डिवाइड कर देते हैं। वन इज गोइंग टू बी द अपाइकल मेरिस्टेम, एज द नेम सजेस्ट ये एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि प्लांट्स की टिप्स पे। तो हो सकता है ये आपके शूट टिप पे प्रेजेंट हो या फिर रूट टिप पे प्रेजेंट हो, इजंट इट? तो शूट टिप पे प्रेजेंट वाला जो आपका मेरिस्टेम है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, एंड रूट टिप पे प्रेजेंट जो आपको मेरिस्टेम देखने को मिलता है दैट इज गोइंग टू बी रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम कट करता है न्यू सेल्स को नीचे की तरफ, है ना? तो नीचे की तरफ जब नए सेल्स आएंगे सो दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, और जब वो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहेंगे तो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, isn't it? Similarly रूट्स के केस में भी रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ सेल्स को कट करेगा, isn't it? और वो सेल्स भी नए वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इस वजह से वो और नीचे की तरफ पुश करेंगे रूट्स को टू ग्रो इनटू द सॉइल। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम के केस में प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है, isn't it? और अगर किसी भी प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती है तो इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, राइट? तो इसका मतलब जो अपाइकल मेरिस्टेम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, सो दे शो प्राइमरी ग्रोथ। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम वाज लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगी? लेटरल वर्ड का मतलब ही होता है साइड्स में, तो इसका मतलब अगर हम देखें थ्रू आउट द प्लांट बॉडी आपको ये ऐसे साइड्स में देखने को मिलती हैं, लाइक दिस। सो ये है साइड्स जिसमें कि आपकी लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और लेटरल मेरिस्टेम को हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज कैम्बियम। ओके, तो ये सेल्स को कट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इसकी वजह से देखिए यहां इनवर्ड्स की तरफ भी सेल ऐड हो रहे हैं और आउटवर्ड्स भी, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो गर्थ है प्लांट की वो इंक्रीज करती है। तो प्लांट का जो डायमीटर या गर्थ होती है उसका जब इंक्रीज देखने को मिलता है सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका मतलब लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ प्लांट ग्रोथ। फाइन। तो बच्चों अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या प्लांट्स के अंदर हो रही ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं? इज ग्रोथ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ग्रोथ इज मेजरेबल, राइट? तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स उसको हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम उसे नंबर के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट मीन्स हम उसे मेजर भी कर सकते हैं, राइट? तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो बात करते हैं एक सेल के लेवल पे ग्रोथ क्या होती है। सो सेल के लेवल पे अगर उसका जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है इंक्रीज करता है दैट मीन्स सेल ग्रोथ शो करता है। सो एट सेल्यूलर लेवल ग्रोथ रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म, बट क्या हम इस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज को मेजर कर सकते हैं? नो ना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो क्या हम इस प्रोटोप्लाज्म के पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर आवर प्लांट ग्रोथ? नहीं ना, इंस्टेड हम ऐसे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जो कि हमें ईजिली विजिबल भी हो और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो मोर और लेस डिपेंडेंट हो इस प्रोटोप्लाज्म कंटेंट पे। सो कुछ पैरामीटर्स हम चूज करते हैं, राइट? कौन कौन से हैं वो पैरामीटर्स? सो वो पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो देयर आर इन टोटल 6 पैरामीटर्स। ओके, तो ये जो पैरामीटर्स हैं दे आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। अगर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा होगा तो मतलब ये पैरामीटर्स अपना इंक्रीमेंट शो करेंगे, दैट मीन्स दे विल इंक्रीज। बट अगर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट घटेगा या कम होगा दैट मीन्स ये पैरामीटर्स भी घटेंगे। सो पहला जो पैरामीटर हम लेते हैं ऑफ ग्रोथ वुड बी द फ्रेश एंड ड्राई वेट, isn't it? तो फ्रेश एंड ड्राई वेट
ऑब्वियसली जब प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ेगा सेल का तो इसका मतलब वेट भी तो बढ़ेगा ना। तो किसी भी प्लांट पार्ट का अगर वेट बढ़ता है तो वो शो करता है इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पर ग्रोथ ज्यादा हुई है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली प्लांट के पार्ट्स को, जिन्हें हम वेजिटेबल्स बोलते हैं, इजंट इट, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को या फिर इवन जो फ्रूट्स हमें उनसे मिलते हैं हम उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा वेट वो ऑक्यूपाई करते हैं उतना मैटर उनके अंदर प्रेजेंट है, और वो मैटर इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स और सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म के टर्म्स में होता है, राइट। तो इसका मतलब फ्रेश एंड ड्राई वेट इज अ पैरामीटर जो कि बताता है प्लांट की ग्रोथ को। देन वी हैव अवर सेकेंड पैरामीटर विच इज सेल साइज। तो सेल साइज के लिए आई हैव अ बेस्ट एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आपको पता है एक वाटरमेलन जो कि इतना ह्यूज होता है इन साइज में, उसका एक सिंगल सेल कितने टाइम्स तक अपना साइज इंक्रीज कर सकता है? कैन यू इमेजिन? यू हैव टू इमेजिन दैट एक सिंगल वाटरमेलन सेल वुड इंक्रीज इट्स साइज टू अबाउट 3,50,000 टाइम्स। तो 3,50,000 टाइम्स तक ये अपना सेल साइज इंक्रीज करता है। ओके, सो सोचिए आपको कितना ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन सच टाइप ऑफ सेल्स जो कि वाटरमेलन्स में प्रेजेंट होते हैं, isn't it? Then we have volume. तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। तो ऑब्वियसली प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स का जितना स्पेस या वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं, अगर हम उनको मेजर करते हैं, दैट मीन्स दे ऑल्सो इंडिकेट ग्रोथ इन द प्लांट। तो हम जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिराइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, उनका जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा दैट मीन्स उन्होंने उतना प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा किया होगा ना इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और ऑब्वियसली वो एक डायरेक्ट इंडिकेटर होता है ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट्स। देन वी हैव सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो ऑब्वियसली फ्लैटेंड प्लांट ऑर्गन्स से आपको मेजर करने को मिलता है। तो फ्लैटेंड प्लांट ऑर्गन कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली एक लीफ, और लीफ में भी अगर हम एग्जांपल लें तो दैट वुड बी ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। सो डॉर्सी वेंट्रल लीफ आप जानते हैं एक्सपैंडेड लैमिना के साथ प्रेजेंट होती है। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ या जिसे हम डाइकॉट लीफ भी बुलाते हैं, सो इनका जो लैमिना है वो एक्सपैंडेड है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वो ऐसे फैलाए हुए हैं दैट मीन्स उतनी ज़्यादा उन्होंने नए सेल्स ऐड किए होंगे टू फॉर्म दैट स्ट्रक्चर, इजंट इट? और नए सेल्स ऐड किए होंगे दैट मीन्स उनमें उतना ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी मिलेगा। सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ओके। सो डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी हो सकते हैं, और भी कुछ फ्लैटेंड ऑर्गन्स आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर में प्रेजेंट जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो फ्लैट, है ना। तो अगर उनके पेटल का साइज बड़ा होगा दैट मीन्स उनमें भी सेल ज़्यादा होंगे, सेल ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए देन वी हैव लेंथ। तो लेंथ ऑब्वियसली लेंथ का बढ़ना भी प्लांट के केस में ग्रोथ इंडिकेट करता है, चाहे प्लांट की हाइट क्यों ना हो। तो आपने देखा ना प्लांट की जो शूट है वो इंक्रीज करते हैं देयर हाइट, और उनके रूट्स भी होते हैं वो डीपर एंड डीपर पेनिट्रेट करते हैं इनटू द सॉइल। तो जितनी लंबाई उनके रूट्स की शूट की होगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंडिकेट द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर सेल, एंड सिंस एक्यूमुलेशन ऑफ मोर सेल इंडिकेट मोर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। फाइन। और एक और एग्जांपल के तौर पे हम लेंथ के लिए पोलन ग्रेन का देख सकते हैं। तो एक जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन में आप देखते हो जो उसकी इंटाइन लेयर है ना वो बाहर प्रोट्यूड आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू होता हुए पहुंचता है ओवरी तक, जहां पर वो ओव्यूल के थ्रू किस में जाकर फर्टिलाइज करता है? विद द एग, इजंट इट? तो यहां पर आप देखते हो ना कि कैसे एक स्टिग्मा के सेल्स को और स्टाइल के सेल्स को वो एक तरह से पेनिट्रेट करता हुआ पहुंच जाता है अप टिल द ओवरी, है ना, फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर। सो अगेन आपको जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर लेंथ इंक्रीज कर रही है पोलन ट्यूब की। सो अगेन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। फाइन। एंड लास्ट पैरामीटर वुड बी द नंबर ऑफ सेल्स। तो भाई नंबर ऑफ सेल्स को मेजर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑल्सो, इजंट इट? तो इसके लिए भी बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव इज ऑफ मेज। सो मेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मेज के जो रूट में प्रेजेंट रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन प्रोड्यूस 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। ओके, सो पर आवर ये 17,500 सेल्स को ऐड करता रहता है। दैट मीन्स देखिए कितना नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो सेल का नंबर इंक्रीज हुआ तो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ, एंड दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ। सो आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे वो सारे पैरामीटर जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्निफाई करते हैं कि ग्रोथ एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ।
तो बच्चों ग्रोथ का जो पीरियड होता है ना प्लांट्स के अंदर, उन्हें हम 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक उन सारी फेजेस को कंपेयर भी करेंगे विद अ स्मॉल डिपिक्शन ऑफ दिस रूट टिप। तो रूट टिप में वो कहाँ जो फेजेस हो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कहाँ आकर करेंगी, वी विल कंटिन्यूसली हैव अ ग्लांस अपॉन देम ऑल्सो। तो हम यहाँ पर चेक भी करते रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पहली फेज होती है ऑफ ग्रोथ, दैट इज द फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो नाम ही बता रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने वाली, मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन देखने को मिलेगी। अब कंटिन्यूस सेल डिवीजन तो वही सेल्स शो कर सकते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग हो। तो इसका मतलब इस फेज को शो करने वाले सेल्स आर गोइंग टू बी एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, isn't it? तो मेरिस्टेम्स आर गोइंग टू बी शोइंग दिस फेज। तो ऑब्वियसली रूट में आपको जो मेरिस्टेम देखने को मिलता है दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। कौन सा वाला? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो यहाँ इस जगह पर प्रेजेंट है और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा टू ऐड मोर एंड मोर सेल्स, जिसकी वजह से रूट की लेंथ इंक्रीज करती है। फाइन, ओके। सो फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पे जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, तो ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं जो इस फेज को शो कर रहे हैं, उनकी क्या खासियत होने वाली है? तो याद रखिएगा, इनके पास जो सेल्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला फीचर जो इस टाइप के फेज को शो करने वाले सेल्स हैं उनका ये होता है कि दैट दे हैव अ स्मॉल साइज। सो दे आर स्मॉल साइज्ड। इसको आपको याद रखना है। बट याद रखिएगा साइज इनका भले ही स्मॉल हो, बट इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस। ओके, तो न्यूक्लियस लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस है, मीन्स बड़ा तो है ही है और साथ ही साथ इजीली विजिबल भी है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। फिर इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऑब्वियसली यहाँ पर भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल एंड वाइटल सब्सटेंसेस जो उनको चाहिए होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस, वो इनके पास इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन इनकी जो सेल वॉल होती है ना दैट इज गोइंग टू बी थिन, क्योंकि इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने में अगर इनकी वॉल थिक हो जाएगी दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी फॉर डिवीजन। सो फॉर मेंटेनिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इनकी सेल वॉल रिमेन्स थिन और वो सेल्यूलोजिक होती है एंड दे रिप्रेजेंट मोस्टली द प्राइमरी सेल वॉल। फाइन, एंड ये जो सेल वॉल होती हैं दे आर गोइंग टू बी अबंडेंट विथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। तो यानी कि ये जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं उनकी सेल वॉल्स दे आर कनेक्टेड और साथ ही साथ उनमें प्रेजेंट बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जिनके थ्रू इन सेल्स के साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ओके, सो अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ इनको तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। सो अब देखिए दो सेल्स हैं, उनके सेल वॉल्स के बीच में यहाँ पर ये जो आपको ओपनिंग्स नजर आ रही हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इन दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है दे आर गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ये जो फेज है वो अकम्प्लिश होता है। तो देखिए एक स्मॉल सेल आपको यहाँ पर विजुलाइज किया जा रहा है, तो आपके सामने एक सेल है जो कि डिवाइड करेगा। सो व्हेन इट विल डिवाइड वो फॉर्म करेगा दो डॉटर सेल्स, राइट। अब देखिए ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है ना, इनके पास चॉइस होती है वेदर दे वांट टू कंटिन्यू अगेन या फिर वो अपना डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर दें और कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। तो मान लीजिए ये जो दो सेल्स बने इनमें से ये वाला सेल चाहता है कि अब वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो चाहेगा कि अब वो एक नया फंक्शन कैरी आउट कर सके। कोई भी फंक्शन कैरी आउट कर सकता है, चाहे खाना बनाने का या उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने का प्लांट के अंदर। सो इट विल टेक अप सम अदर फंक्शन। बट लेट्स सपोज ये वाला जो सेल है इसने डिसाइड किया दैट इट वांट्स टू डिवाइड अगेन, तो इसका मतलब वो वापस से उसी फेज में चला जाएगा। तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली अगेन फिर से डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में एंड देन अगेन जो डॉटर सेल्स हैं हो सकता है वो भी फर्दर कीप ऑन डिवाइड करते रहें। तो इसका मतलब आपको फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो प्रेजेंट सेल्स नजर आएंगे दे आर गोइंग टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सेल डिविजन, राइट। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ पीरियड दैट इज द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो बच्चों एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है, यहाँ पर जो प्रेजेंट सेल हैं दे आर गोइंग टू एनलार्ज इन दैट साइज, राइट। तो याद है मैंने आपको पिछले केस में बताया था जब
एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है तो वो 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है। तो उन 2 डॉटर सेल में से हो सकता है एक डॉटर सेल डिसाइड करे कि वो फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है, ओके, एंड वो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है। सो ऐसी डॉटर सेल एंटर करेगी इस फेज में, दैट इज फेज ऑफ एलोंगेशन में। तो सबसे पहले वो जो डॉटर सेल आई है ना, वो अपना साइज एनलार्ज करेगी। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर प्रोटोप्लाज्म और वो साइज में बड़ी होगी, राइट। तो सेल का साइज एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंडली, जैसे जैसे सेल का साइज एनलार्ज होगा तो वो और ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर फिल करके रखेगा। फॉर दैट पर्पज वो अपना वैक्यूल का जो साइज है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज करेगा। सो दे शो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैक्यूल का साइज है ना, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ओके। थर्डली, ये अपने अंदर न्यू सेल वॉल डिपोजिशन करवाएगा। दैट मीन्स अभी तक आप देख रहे थे ओरिजिनली जो डॉटर सेल फॉर्म हुआ था उसकी जो सेल वॉल थी दैट वाज थिन, इजंट इट, और वो थिन प्राइमरी सेल्यूलोजिक सेल वॉल को रिप्रेजेंट करती थी। बट यहाँ पर आप देखोगे मोर एंड मोर सेल वॉल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल थिक हो जाएगी। सो दे शो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, जिसकी वजह से उनकी थिकनिंग देखने को मिलती है। सो अगर आप देखेंगे इस रूट टिप के रीजन में, तो ये जो सेंटर वाला रीजन है जो कि जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, दिस रीजन, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट्स दोज सेल्स जो कि शो कर रहे हैं फेज ऑफ इलोंगेशन। तो यहां पर आपको जो इलोंगेटेड सेल्स ये देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू बी द वन जो कि इलोंगेटेड हुए हैं, जस्ट बिकॉज वहां से ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम से डिवाइड हुए सेल्स थे उन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं करना था एंड दे स्टार्टेड इलोंगेटिंग देमसेल्व्स टू परफॉर्म सम अदर फंक्शन। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज ऑफ इलोंगेशन एज वेल। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द थर्ड फेज ऑफ द ग्रोथ पीरियड, दैट इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो नाम ही बता रहा है यहाँ पर, जो सेल इनिशियली डिवाइड नहीं करना चाहता था पिछले स्टेज में वो इलोंगेट हो गया, अब वो फाइनली जाके अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी होने जा रहा है। सो इट इज गोइंग टू मैच्योर इटसेल्फ, ओके। सो वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा ताकि वो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, isn't it? तो ये जो फेज है ना, सबसे पहले तो ये कैरेक्टराइज्ड बाय होती है बाय मोस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चेंजेस नजर आएंगे, राइट। तो इस जगह पर आपको क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं, याद रखिए। इनके जो सेल्स होंगे उनके पास आपको मैक्सिमम सेल वॉल की थिकनिंग देखने को मिलेगी। तो इनकी जो सेल वॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। एंड सेकेंडली, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन अंडरगो करेगा। तो इनके प्रोटोप्लाज्म जो है उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे सच दैट दे चेंज एंड मॉडिफाई देमसेल्फ टू परफॉर्म दैट स्पेशल फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए, तो मान लेते हैं ये एक सेल है जो कि पिछले स्टेज में इलोंगेट हुआ था, ओके। तो फेज ऑफ इलोंगेशन में इस सेल ने अपने आप को इलोंगेट किया। अब इस स्टेज में आने पर वो अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता है इस तरीके से सच दैट वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो इसका मतलब उसको ट्रांसफॉर्म होना है इनटू द जाइलम, इजंट इट। अब जाइलम के लेट्स सपोज वो वेसल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो आप जानते हैं जाइलम वेसल्स वाटर को कंडक्ट करवाती हैं एंड दे आर ट्यूब लाइक, एक पाइप की तरह लंबी सी ट्यूब जैसी होती है ना। तो फॉर दैट पर्पज क्या होना चाहिए चेंजेस, सबसे पहले इस सेल को और इलोंगेट होना पड़ेगा टू मैच टू द लेंथ ऑफ अ वेसल। तो सबसे पहले तो ये इलोंगेट करेगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरी चीज, इसकी जो सेल वॉल है ना वो और थिकन्ड होने लगेगी, राइट। तो याद रखिए, आप जानते हैं ना वेसल्स की जो सेल वॉल होती है दे आर गोइंग टू बी वेरी थिक, क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। फॉर दैट पर्पज इनकी सेल वॉल भी और थिक होने लगेगी, इजंट इट। फिर क्या होगा, आप देखिए, इनका जो साइटोप्लाज्म है ना वो डीजेनरेट कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो अंदर की स्पेस प्रेजेंट है सेल के अंदर की, उसके थ्रू ही तो पानी जाएगा ना ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तो वो पानी कहाँ से मूव करेगा। तो इसीलिए इसका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज गोइंग टू डीजेनरेट। तो आप देखोगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म डीजेनरेट कर जाएगा और अंदर से हो जाएगा हॉलो। तो देखिए, सेल जो प्रेजेंट होगा वो अंदर से हॉलो होगा फॉर वाटर कंडक्शन, ठीक है। और इस तरीके से वो स्पेशलाइज हो जाएगा टू कंडक्ट वाटर, ओके, इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, सबसे पहले थिकनिंग हुई किसकी, ऑफ सेल वॉल। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बताइए, यहां पर डीजेनरेशन हुआ किसका, ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी फॉरगेट टू राइट वाज, सबसे पहले सेल होगा इलोंगेट। तो सेल इलोंगेशन भी
इनिशियली आपको देखने को मिलेगा। तो सेल सबसे पहले साइज में लंबा हो जाएगा, देन उसके बाद उसकी सेल वॉल थिक हो जाएगी टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट जो एक वेसल प्रोवाइड करता है, और फिर उसका प्रोटोप्लाज्म डीजनरेट कर जाएगा टू बिकम हॉलो वेसल, ताकि वो वाटर को कंडक्ट करवा सके थ्रू इटसेल्फ टू द प्लांट बॉडी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फेज ऑफ मैच्योरेशन में कैसे डिफरेंट न्यू टाइप के सेल्स जो हैं वो बनते हैं। सो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो इलोंगेशन वाला रीजन के ऊपर वाला रीजन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ओके, द फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पर आप ये जो वैस्कुलर सिलेंडर देख रहे हैं ना, ये बनते हैं फ्रॉम योर जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज सेल्स जो कि इलोंगेशन फेज के बाद आए थे। तो इनमें ही वो चेंजेस होंगे जिसके थ्रू वो जाइलम की तरह एक्ट करेंगे, ओके, और वाटर को कंडक्ट करेंगे विद इन द प्लांट बॉडी। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ रेट। तो बच्चों, क्या होता है ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट इंडिकेट करता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, राइट? सो इट इज द इंडिकेशन ऑफ द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ओके। और इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्यों कर सकते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस? यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया था कि ग्रोथ ही खुद एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम ग्रोथ रेट को भी मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए हम दो तरीके से उनको मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द वेरी फर्स्ट केस हम उसको अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर सेकेंडली हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रोथ रेट को। तो आइए देखते हैं इन दोनों टाइप की ग्रोथ को और उनके मेजरमेंट को। तो आइए बच्चों, लेट अस बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न, दैट इज द अर्थमेटिक ग्रोथ। तो बच्चों, क्या होती है अर्थमेटिक ग्रोथ? उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल जो कि अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न को शो करता है, वो अपना सेल नंबर इंक्रीज करेगा आफ्टर सेवरल जनरेशंस, राइट? तो चलिए देखते हैं। लेट अस बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट सेल जो कि यहाँ पर इनिशियली बिगिनिंग में मेंशन्ड है, ओके। तो ये जो सिंगल सेल यहाँ पर मेंशन्ड है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज आवर पेरेंट सेल, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट सेल जो कि फर्स्ट जनरेशन को शो कर रहा है। और इस इंटायर रिप्रेजेंटेशन में जब भी कोई सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रिटेन रखेगा, देन आई विल शेड दैट पोर्शन। तो देखिए, ये जो पेरेंट सेल है इस फर्स्ट जनरेशन में इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, इसलिए देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे शेड कर देता हूँ, राइट? तो आपको ये शेडेड वाला पोर्शन इंडिकेट करेगा एवरी टाइम दैट द सेल इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है? तो चलिए, जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो अगेन डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस, तो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। तो यहां पर आपको सेकंड जनरेशन में दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगी। अब इन दो डॉटर सेल्स की क्या खासियत है? इन दो डॉटर सेल्स में से केवल एक डॉटर सेल ही अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रिटेन रखता है, वाइल जो अदर वन है, दैट मीन्स लेट्स सपोज ये वाला वो जो डॉटर सेल था, इसने अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रिटेन रखी, बट ये जो सेकेंड डॉटर सेल है ना, इसने अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर दी, ओके। और ये अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो जिस फिनोमिना के थ्रू एक डिवाइडिंग सेल अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज कर दे टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये जो दूसरा डॉटर सेल है, इट हैज बिकम डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब भी कोई सेल यहां पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, आई विल मेंशन देम विद द लेटर डी। तो यहां पर मैंने डी लेटर लिख दिया है। अब सिंस ये सेल पहली बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो दैट मीन्स इसको मैं लेटर D1 से डिनोट कर देता हूं, राइट? ओके, नाउ ये वाली जनरेशन फर्दर देखिए। अब इस जनरेशन में से जो दो डॉटर सेल्स हैं, इनमें से ये डिवाइडिंग वाली जो सेल है, ये ग्रो करेगी एंड देन अगेन इट विल रिप्रोड्यूस और डिवाइड, है ना? तो जब ये डिवाइड करेगी तो आपको नेक्स्ट जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन में अगेन दो डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। तो आउट ऑफ दी टू डॉटर सेल जो फॉर्म हुई हैं, इनमें से एक डॉटर सेल अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रिटेन रखता है, while the other one again gets differentiated, ओके। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन हुआ है सेल का, ये सेकेंड टाइम हुआ है, तो वी विल राइट इट एज D2, और ये वाला हमारा ओरिजिनल सेल था D1, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब ये वाला जो यहाँ पर आपका सेल है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग है, इट विल अगेन अंडरगो डिवीजन और अगेन दो डॉटर सेल्स बनाएगा इन द नेक्स्ट जनरेशन, जहां पर आप देखोगे एक ही डॉटर सेल अगेन रिटेन रखता है द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, व्हाइल द अदर वन अगेन गेट्स डिफरेंशिएटेड एज D3। ये हमारे ओरिजिनल डिफरेंशिएटेड सेल भी मैंने मेंशन कर दिया है, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? इन द नेक्स्ट जनरेशन अगेन ये वाला जो डॉटर सेल है
जो कि अगेन डिवाइड करेगा व्हेन इट विल ग्रो एंड मैच्योर, और उसके बाद ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, जिनमें से अगेन एक सेल ही अपनी कैपेबिलिटी रखेगा, रिटेन रखेगा टू डिवाइड, एंड द अदर वन अगेन विल गेट डिफरेंशिएटेड। ओके, तो आप देख रहे हो इस टाइप के ग्रोथ पैटर्न में आप देख रहे हो सेल का नंबर हर जनरेशन में कैसे बढ़ रहा है। देखिए यहां पर इन द बिगिनिंग जब हम बिगिन किए थे विद अवर पेरेंट सेल वी हैड ओनली 1 सेल, इजंट इट? तो यहां पर आपको एक सेल देखने को मिला, राइट? जो दूसरी जनरेशन थी उसमें आपको 2 डॉटर सेल देखने को मिले थे, राइट? 2 में, उसके बाद सेकेंड जनरेशन के बाद आपकी थर्ड जनरेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल 3 सेल्स। इधर इस जनरेशन में आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं 4 सेल्स, और नेक्स्ट जनरेशन में 5 सेल्स, इजंट इट? तो जो ग्रोथ का पैटर्न है उसमें आप देखिए जो इंक्रीमेंट हो रहा है इन द नंबर ऑफ सेल हर जनरेशन में, दैट इज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। कितने से बढ़ रहा है सेल का नंबर हर जनरेशन में? ओनली बाय 1, इजंट इट? तो अगर आप हर जनरेशन में एक एक सेल नया ऐड कर देते हैं तो आपको हर जनरेशन का टोटल नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा, राइट? तो इस टाइप का ग्रोथ पैटर्न इंडिकेट करता है अर्थमेटिक ग्रोथ को, राइट? जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट से नंबर ऑफ सेल हर जनरेशन में इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? ओके, तो ये वाला जो ग्रोथ पैटर्न आखिरकार आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो प्लांट्स के अंदर जहां भी प्लांट की लेंथ में इंक्रीज देखने को मिलती है वो सारे ग्रोथ के जो पैटर्न्स हैं दे आर गोइंग टू बी ऑल अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है आइदर विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द शूट और द लेंथ ऑफ द रूट। तो रूट और शूट दोनों की लेंथ का जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इट विल फॉलो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न। सो रिमेंबर दिस थिंग, तो आपको रूट एंड शूट की लेंथ में देखने को मिलता है दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न, राइट? इस बात को आप याद रखिए। नाउ अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मुझे एक लेंथ का ही पैरामीटर चेक करना है, तो मुझे फाइंड करना है कि कैसे एक प्लांट का जो लेट्स सपोज शूट लेंथ है वो कैसे इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टाइम। और आप जानते हैं शूट लेंथ का जो इंक्रीमेंट पैटर्न है दैट इज अर्थमेटिक। ओके, तो तब आप देखेंगे जब इनकी प्लॉटिंग करने के बाद यू विल फाइंड कि लेट्स सपोज हम बिगिन किए थे विद दिस लेंथ। ओके, तो ये जो ओरिजिनल लेंथ थी हमारी दिस इज माई L0। ओके, सो दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द प्लांट जहां से हमने ग्रोथ को मेजर करना स्टार्ट किया था। देन आफ्टर टाइम passes by, आप जब हाइट को मेजर करते हैं तो यू विल फाइंड एट स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इन द हाइट ऑफ द प्लांट वो एक फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू है या फिक्स्ड लेंथ के थ्रू हो रहा है। दैट मीन्स आपको यहां पर जब आप प्लॉटिंग करेंगे इस कर्व की तो यू विल फाइंड ये जो आपको यहां पर कर्व मिलेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व आपको देखने को मिलता है दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ कर्व। ओके, तो यानी कि आपको याद रखना है इस बात को दैट अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न शोज लीनियर ग्रोथ कर्व, जहां पर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। ओके, सो लीनियर ग्रोथ कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। ओके, और इस टाइप के ग्रोथ पैटर्न को हम इवन रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि है यहां पर मेंशन, जिसमें हम लेट्स सपोज लेंथ को ही मेजर कर रहे थे ऑफ द प्लांट, तो आपको फाइंड करना है अपनी फाइनल लेंथ आफ्टर टाइम t, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज LT। ओके, ये हमारी थी इनिशियल लेंथ दैट इज L0, एंड यहां पर R एंड T क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस ट्राई टू सी दैट। तो R इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ रेट। सो क्या होता है ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट इंडिकेट करता है कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा लेंथ में, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रोथ रेट, एंड टाइम ऑब्वियसली यहां पर t से डिनोट हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द टाइम टेकन। ठीक है, तो आइए इसको इस मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं वी विल फाइंड दैट आउट ऑल्सो। तो यहां पर लेट्स सपोज हमको फाइंड करना है एक प्लांट की फाइनल हाइट आफ्टर लेट्स से 4 डेज। ओके, तो इनिशियली मान लेते हैं हमारी प्लांट की लेंथ थी से 60 सेंटीमीटर्स। ओके, और जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर पर डे,
ओके। और टाइम टेकन या हमको फाइंड करना है कि 4 दिन के बाद यानी कि 4 डेज के बाद आपको फाइनल हाइट या लेंथ कितनी देखने को मिलेगी ऑफ द प्लांट। तो हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी LT हमको फाइंड करनी है ना, LT रिप्रेजेंट करती है द फाइनल लेंथ। सो इनिशियल लेंथ थी हमारी 60 L0, ओके, प्लस RT दैट इज, देखिए 2 सेंटीमीटर हर दिन बढ़ रहा है, तो 4 डेज में कितना बढ़ेगा, ऑब्वियसली 2 × 4, isn't it? तो यानी कि यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 2 4 is 8 and 60 plus 8 is 68 centimeter. So this is going to be the height of और लेंथ ऑफ योर प्लांट आफ्टर 4 डेज, जो कि शो कर रहा था अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न को। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसा होता है अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न और कैसे उससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑफ द इंक्रीज इन दी एनी पैरामीटर ऑफ द प्लांट जो कि उसको शो कर रहा है, दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न को शो कर रहा है। ओके, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टाइप का ग्रोथ पैटर्न विच इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है और वो कैसे डिफर करती है फ्रॉम द अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न, उसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो हम अगेन अपनी स्टोरी को वहीं से बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर वन पेरेंट सेल। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने आपका ये पेरेंट सेल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो दिस इज द पेरेंट सेल। ओके, सो ये पेरेंट सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए मैं इसको शेडेड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये डिवाइड करता है बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ओके, तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए थे। अब यहाँ जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई ना, इनकी खासियत क्या है, बोथ ऑफ दीज डॉटर सेल्स रिटेन देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं दे कैन डिवाइड। बट याद कीजिए अर्थमेटिक ग्रोथ में हमने देखा था आउट ऑफ द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, एक ही डॉटर सेल अपनी एबिलिटी टू डिवाइड रिटेन कर पाती है, while the other one gets differentiated. So this is the basic difference between arithmetic and geometric growth. Okay, तो यहाँ पर आपकी दोनों डॉटर सेल्स जो हैं they retain their ability to divide. तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करने वाली हैं फर्दर टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। ओके, तो 2 from each। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी ये 4 डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुई, अगेन दे ऑल विल रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो इसका मतलब ये चारों भी डिवाइड करेंगी, तो ये 4 अगर डिवाइड करेंगी तो दे विल फॉर्म 8 डॉटर सेल्स। तो इस तरीके से आप देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सेल का नंबर में जनरेशन बाय जनरेशन, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपको हर जनरेशन में डबलिंग ऑफ द सेल नंबर देखने को मिलता है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हैं let's say about the size or the weight of the given plant organ with the time taken, ठीक है। तो टाइम के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्गन का साइज या फिर वेट कैसे बढ़ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो आप देखेंगे जब भी हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे इनिशियली जो इंक्रीज होगा उसका आपको लैग देखने को मिलेगा, दैट मीन्स देयर इज अ डिले इन द इंक्रीज इन द बिगिनिंग। ओके, तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होगी दैट इज गोइंग टू बी स्लो। तो ये वाला जो फेज होता है जहां पर ग्रोथ स्लो हो रही थी, ओके, इस फेज को हम कहते हैं द लैग फेज, क्योंकि ग्रोथ यहां पर लैग कर रही है, बहुत स्लो है। बट एज सुन एज सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म, देखिए यहां पर लैग इसलिए कर रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में सेल का नंबर कम था, तो इसलिए जब डबलिंग हो रही थी तो डबलिंग का भी जो नंबर था दैट वाज अगेन स्मॉल, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, ये तो स्टार्टिंग के नंबर है ना, तो कम सेल्स होंगे तो ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। बट जैसे ही सेल्स यहाँ 16 स्टेज पे पहुंचे या 32 पहुंचे, तो अब जब 32 डबल करेगा तो 64 बनाएगा। तो देखिए अब जब यहाँ पर मार्जिन है हर जनरेशन में नंबर ऑफ सेल्स का वो बड़ा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा हर जनरेशन में न्यू सेल्स फॉर्म का जो मार्जिन होगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय अ वास्ट अमाउंट। तो इसीलिए जैसे जैसे सेल नंबर सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाता है सडनली आप देखोगे ग्रोथ जो है वो फास्टर हो जाती है। सो ये जो फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ओके, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज, और सिंपली इसको हम लिखते हैं द लॉग फेज। ठीक है, तो दिस इज द लॉग फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज जहां पर ग्रोथ इज गोइंग टू बी फास्टर और मैक्सिमम। एंड नाउ फाइनली आप देखोगे कि एक सर्टेन लिमिट के बाद ग्रोथ जो है वो इट बिकम स्टेबल। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट थी, ओके, जहां पर आपकी मैक्सिमम
साइज और द वेट ऑफ द ऑर्गन आपको देखने को मिला, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम साइज। और इस फेज को जहां पर there is no increase in the weight or the size of the organ, it is going to represent the stationary phase, because यहाँ पर growth अब stagnant या stationary हो चुकी है। okay, so इस टाइप की growth curve को अगर आप देखेंगे so it resembles the letter S, और इसीलिए इस टाइप के growth curve को हम कहते हैं sigmoid growth curve। okay, so this is representing sigmoid growth curve। so इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को अगेन हम अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न की तरह एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर लेट सपोज मुझे फाइंड करना था कि आफ्टर टाइम t जो प्लांट पार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न शो कर रहा है उसकी क्या वेट होगा। ओके, सो आप जानते हैं इनिशियली आपका इनिशियल वेट W0 से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है द ग्रोथ रेट, और यहाँ पर स्पेसिफिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। आई जस्ट राइट दिस डाउन। okay, and t is your time taken, and ये जो e है ना, this e is basically the base of natural logarithm, so this is the base of natural log। okay, so इस बात को भी आप याद रखिएगा। फाइन, सो एक बात और, ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल दिस एज एफिशिएंसी इंडेक्स। और ये कैसे मेजर करते हैं ये हम अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ग्रोथ पैटर्न सीन इन एम्ब्रायो एंड सीजनल प्लांट्स। ओके, तो हम देखेंगे कैसे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी एक एम्ब्रायो के अंदर और सीजनल प्लांट्स में। सो लेट अस बिगिन विद आवर ग्रोथ पैटर्न ऑफ द एम्ब्रायो। तो आप जानते हैं एम्ब्रायो डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट, है ना। तो जाइगोट डिवाइड करेगा, तो इनिशियली जो जाइगोट है ना वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है टू इंक्रीज इट्स सेल नंबर। ओके, तो इसका मतलब जब एक जाइगोट डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, वो 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म अगेन 4 2 डॉटर सेल ईच। तो इसका मतलब हर स्टेप में जो आपको डॉटर सेल्स फॉर्म होती हुई नजर आएंगी, दे विल रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। इसका मतलब इनिशियल स्टेजेस में एक एम्ब्रायो शो करता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, सो स्टार्टिंग में दे शो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कुछ इस तरीके से। देखिए यहां पर जितने भी शेडेड रीजन आपको नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल possessing the capability to divide, तो they show geometric phase। and later on जब एम्ब्रायो के पास sufficient number of cells present हो जाते हैं, तब वो फॉलो करने लगते हैं द अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न। तो इसका मतलब सेकेंडली यानी कि आफ्टर रीचिंग sufficient number of cells, they start showing अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न। इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए जैसे जैसे सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल हो गए, तो देखिए यहाँ पर कुछ ही सेल्स हैं जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रिटेन रखी है। सो ये वो सेल्स हैं जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रिटेन रखी है, वाइल ये जो अनशेडेड सेल्स हैं दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, सो इस तरीके से आप जानते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं अर्थमेटिक सेल्स ग्रोथ में देखने को मिलते थे। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, वाइल ज्योमेट्रिक के केस में आपको कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं नजर आएगा। ऑल सेल्स विल रिटेन देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ओके, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलती है ज्योमेट्रिक फेज एंड लेटर ऑन आपको देखने को मिलती है द अर्थमेटिक फेज इन केस ऑफ द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ओके, अब हम देखते हैं द टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ सीजनल प्लांट्स। तो सीजनल प्लांट्स जो हैं सीजन की बिगिनिंग में, क्योंकि सीजन अभी अभी सेट हुआ है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होगी प्लांट की दैट इज गोइंग टू बी स्लो। तो देखिए यहाँ पर अगेन आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन लेटर ऑन जैसे जैसे सीजन जो है अपने बीच में पहुंचेगा तो आपको और फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलती है फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो सडनली आप देखोगे प्लांट की ग्रोथ जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगी। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा यानी कि सीजन एंड हो जाएगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस विल सेट इन, और अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक जगह पर जाके ऐसे स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक सीजन तक का कहानी। नाउ यहाँ पर आपकी प्लांट की ग्रोथ पिछले सीजन में आके
स्टेबल हो गई थी, isn't it? Now what is going to happen? जब नेक्स्ट फेवरेबल सीजन आएगा तो अगेन इनिशियल स्टेज 3 तो बिगिनिंग होगी ना, तो यहीं से हमारी ग्रोथ वापस से बिगिन करेगी। तो इनिशियली स्लो बिगिनिंग होगी ग्रोथ की, देन सडनली फास्टर हो जाएगी, देन अगेन सीजन के एंड होते होते वो वापस स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके से एवरी अपकमिंग सीजन में आप देखोगे कि आपको एस शेप का कर्व देखने को मिलेगा विथ एवरी ऑनगोइंग सीजन। तो इसका मतलब जब आप इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो देखिए आपको ये कैसा पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इट इज गोइंग टू लुक लाइक समथिंग दिस ना, कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है? इट इज लुकिंग लाइक अ स्टेयरकेस, है ना। तो इस टाइप के ग्रोथ पैटर्न को हम कहते हैं स्टेयरकेस ग्रोथ पैटर्न। तो सीजनल प्लांट्स शो करते हैं स्टेयरकेस ग्रोथ पैटर्न को। सो डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ग्रोथ पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे एम्ब्रायो में और सीजनल प्लांट्स में। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों, ग्रोथ को अगर मुझे दो लिविंग सिस्टम के अंदर कंपेयर करना है क्वांटिटेटिवली, तो उसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है टू मेजर द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड द सेकंड मेथड इज टू मेजर द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो क्या होते हैं ये दोनों टाइप की ग्रोथ रेट? वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपके सामने यहाँ पर दो लीव्स दे रखी हैं, राइट। सो यहाँ पर है लीफ ए, जिसका इनिशियली मैंने जब सरफेस एरिया मेजर किया था दैट वाज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज लीफ बी जिसका कि इनिशियल लीफ सरफेस एरिया वाज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। नाउ आफ्टर वन डे जब मैं इनके सरफेस एरिया को अगेन मेजर करता हूं, सो लीफ ए का जो फाइनल फाइनल surface area है that has become 10 centimeter square. Okay, and when we have measured the leaf surface area of the leaf B, तो leaf B का जो surface area after one day था that has become 55 centimeter square. तो आइए अब हम इन डेटा की मदद से फाइंड आउट करते हैं इन दोनों टाइप के ग्रोथ रेट्स को। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम सिंपली, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को AGR से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में आप सिंपली फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं अपनी इनिशियल वैल्यू को। तो फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू represents your absolute growth rate in terms of each leaf। तो देखिए अगर लीफ ए की बात की जाए, ठीक है, तो लीफ ए के लिए अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करूं तो फाइनल वैल्यू ऑफ दिस सरफेस एरिया वाज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आफ्टर वन डे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, और इनिशियली कितनी थी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करने पे आएगा ना, 10 - 5 इज गोइंग टू बी 5। तो जो ग्रोथ रेट है, ओके, इट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक दिन में हुआ ना, दैट इज गोइंग टू बी पर डे। तो यानी कि यहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। वाइल अगर मैं लीफ बी का मेजरमेंट करूं तो लीफ बी के केस में फाइनल जो लीफ सरफेस एरिया था दैट वाज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनिशियल था 50। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई गेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो इंक्रीमेंट देखने को मिला दैट वाज अगेन इन वन डे। सो द ग्रोथ रेट वुड बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों लीफ ए और बी के एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कंपेयर करूं, सो इनका जो ग्रोथ रेट होगा when we are talking about absolute growth rate, it is going to be equal, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे आ रही है ना। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर वैल्यू है ऑफ लीफ ए एंड बी, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं? इसको मैं RGR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं द ग्रोथ रेट जो कि एक दिन में हुई, ओके। सो ग्रोथ रेट हमेशा एक दिन में ही मेजर होती है ना, तो ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय द इनिशियल साइज या इनिशियल वैल्यू, ओके। सो इनिशियल वैल्यू, एंड ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 100%, ठीक है। तो आइए मेजर करते हैं लीफ ए और लीफ बी का रिलेटिव ग्रोथ रेट को। सो लेट अस टॉक अबाउट
द रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए। तो लीफ ए में आपको कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला इन वन डे, दैट वाज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे इज द ग्रोथ रेट ऑफ द लीफ ए। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइडेड विद द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियली लीफ का साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो यहां पर हम रख देंगे अगेन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 100। सो आप देखो 5 से 5 ये कट गया, दिस इज गोइंग टू बी 100% ग्रोथ रेट। ओके, व्हेन वी कंपेयर दिस विथ लीफ बी, तो देखिए लीफ बी में अगेन जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली ना, एक दिन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो इंक्रीज हो रहा था, तो इसका मतलब ये इसका अगेन ग्रोथ रेट है। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल जो सरफेस एरिया था, इनिशियल वैल्यू वाज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड देन वील मल्टीप्लाई दिस विथ 100। तो देखिए यहां पर 50 2 ज़ा 100 एंड 5 2 ज़ा 10%। तो इसका मतलब यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट में ए वाले की जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द बी वन। तो इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट, पहली चीज तो हमेशा परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस होगी, एंड जब हमने कंपेयर किया ए और बी के केस में, सो इट केम मोर फॉर ए देन बी। Okay, so I hope now you've understood the basic concepts of the absolute and the relative growth rate. Okay, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरियस एसेंशियल कंडीशन जो कि नेसेसरी होती हैं फॉर द ग्रोथ टू अकर। तो ग्रोथ को होने के लिए आपको कुछ नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करनी ही होंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो कंडीशन है। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आपको ग्रो करवाना है किसी भी प्लांट को तो यू विल हैव टू सप्लाई देम विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वाइटल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, है ना। न्यूट्रिएंट्स जब प्रेजेंट होंगे तभी तो प्रोटोप्लाज्म बिल्ड होगा। तो आपको अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ाना है किसी भी सेल का, फॉर दैट पर्पज आपको न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए। तो न्यूट्रिएंट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ, ठीक है। देन वी हैव वाटर। So water is again a very essential, commodity for the plants to grow because water सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है ना। जब भी अगर सेल के साइज को बढ़ना है तो उसका मतलब उसकी टर्जिडिटी को भी बढ़ना होगा ना, तभी तो वो एक्सपैंड कर सकता है। और साथ ही साथ वाटर एक्ट करता है एज अ मीडियम जिसमें कि वेरियस एंजाइम्स जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। सो वाटर इज अगेन वेरी वेरी एसेंशियल। देन वी हैव लाइट, है ना। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट भी अफेक्ट करती है ग्रोथ को। देन टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर इज अगेन वेरी एसेंशियल क्योंकि कई बार आपने देखा ना प्लांट की ग्रोथ जो है वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर रेंज पे ही ऑप्टिमम होती है। वाइल अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द वेरियस एक्टिविटी वो डीनेचर हो जाएंगे। वाइल अगर आप बहुत लो ले जाएंगे टेम्परेचर को, दैट मीन्स जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज। उससे अगर आप डेविएट कर जाते हो तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। ओके, देन वी हैव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो बहुत ही नेसेसरी है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है टू रिलीज दैट एनर्जी, और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी आती है बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, बाय रेस्पिरेशन, इजंट इट। तो ऑक्सीजन अगेन बहुत नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ टू अकर। एंड द अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ टू अकर इन केस ऑफ प्लांट्स। तो आइए बच्चों लेट अस बिगिन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर मेंशन ये जो तीन भारी भरकम टर्म्स हैं अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है इनका मीनिंग। सबसे पहले वी बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में याद है मैंने आपको जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था जब मैं आपको अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न पढ़ा रहा था, isn't it? तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें एक डिवाइडिंग सेल, ओके, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, वो अपनी उस एबिलिटी को लूज कर दे, मतलब वो डिवाइड करना बंद कर दे, ओके, और अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे कि वो कोई अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर पाए। सो इस चेंज की फिनोमिना को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता था वो अपनी एबिलिटी को लूज करने वाला है, राइट। सो डिफरेंशिएशन का जो टर्म है ना वो स्पेशली एसोसिएटेड होता है विद द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल।
ओके तो यानी कि वो डिवाइडिंग सेल जो कि प्लांट की बॉडी में अर्ली फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके उन्हीं को तो हम प्राइमरी वर्ड से डिनोट करते हैं ना। सो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम मैच्योर एंड स्पेशलाइज्ड। तो वो मैच्योर होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन मीन्स। तो डिफरेंशिएशन की फिनोमिना जब एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो करता है, देखिए तो जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगो करेगा डिफरेंशिएशन, तो वो रिजल्ट करेगा इनटू सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि परमानेंटली अब एक बार फॉर्म हो चुके हैं, राइट। तो ये जो सेल्स बने हैं ना, इन्होंने कंप्लीटली अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है इस तरीके से ताकि वो उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाएं। और ऐसे सेल्स जो फॉर्म होते हैं अपॉन डिफरेंशिएशन, दे कैन नॉट रीगेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो वापस से डिवाइड करने की अपनी जो एबिलिटी थी या क्षमता थी उसको वापस रीगेन नहीं कर सकते हैं। ओके सो दे रिमेन परमानेंटली एज इट इज। इसीलिए जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट करता है तो वो फॉर्म करता है परमानेंट टिश्यू को, और क्योंकि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएट होकर बना है इसीलिए उस टिश्यू को हम बुलाएंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फाइन, तो लेट अस सी कि कैसे ये डिफरेंशिएशन की फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देखिए मैंने आपको फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ाई हुई, राइट। फेजेस ऑफ ग्रोथ में आपने पढ़ी थी फेज ऑफ मैच्योरेशन, राइट। उस फेज ऑफ मैच्योरेशन में ही डिफरेंशिएशन की फिनोमिना आकर करती है। ओके सो आपने देखा था जैसे कि एक सेल है जो डिसाइड करता है कि दैट इट डज नॉट वांट टू डिवाइड एनी फर्दर, तो वो क्या करेगा, वो फेज ऑफ एलोंगेशन में एंटर करता था, राइट। और वहां से फिर वो एंटर करता था इनटू द फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो लेट सपोज ये वो सेल है जिसने डिसाइड किया दैट इट डज नॉट वांट टू डिवाइड एनी मोर, और वो जाके अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है। लेट सपोज इट वांट्स टू कंडक्ट वाटर, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं जैसा कि हमने फेज ऑफ मैच्योरेशन में लिया था, राइट। सो वाटर को अगर उसको कंडक्ट करना है तो लेट सपोज इट वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू जाइलम वेसल्स। तो वेसल्स कैसी होती हैं भाई, आप जानते हैं ना, वेसल्स जो जाइलम की होती हैं दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। तो वो लंबी होंगी क्योंकि वो एक्सटेंड करती हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ना, तो इसलिए वो लॉन्ग होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ये जो सेल है डिफरेंशिएशन की फिनोमिना में अंडरगो करेगा इलोंगेशन। सबसे पहले ये लंबा होगा, ठीक है, ताकि वो रिजेंबल कर सके जाइलम वेसल को। ओके देन व्हाट विल इट डू, दूसरी चीज ये करेगा, इट विल ऐड सम मोर लेयर्स टू इट्स सेल वॉल, ताकि ये और थिक सेल वॉल फॉर्म कर सके। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस का डिपोजिशन करवाने की वजह से इसकी सेल वॉल देखिए ऐसे थिकन्ड हो जाएगी। और आप जानते हैं जाइलम का दूसरा जो फंक्शन होता है प्लांट की बॉडी में, दैट इज टू सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कब प्रोवाइड कर पाएगा जाइलम, जब उसकी खुद की सेल वॉल थिक होगी। तो फॉर दैट पर्पस इट एड्स और डिपॉजिट्स मोर एंड मोर सब्सटेंसेस ओवर इट्स सेल वॉल, ताकि वो एक थिक सेल वॉल फॉर्म कर सके। फाइन, ठीक है। एंड थर्डली आप जानते हैं अगर इसको जाइलम वेसल में कन्वर्ट होना है टू कंडक्ट वाटर, तो अंदर की जो स्पेस होती है वेसल की, दैट शुड बी हॉलो। फॉर दैट पर्पस इसको अपना साइटोप्लाज्म को डीजनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा सो हाउ विल वाटर पास थ्रू इट। फॉर दैट पर्पस ये अपना साइटोप्लाज्म डीजनरेट करके एक हॉलो स्पेस जनरेट कर लेता है जिसमें वाटर कैन फ्लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे डिफरेंशिएशन के फिनोमिना में आपको सेवरल चेंजेस देखने को मिलते हैं विद इन अ सेल, ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ओके तो चलिए याद आ गया आपको, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म करेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को अपॉन डिफरेंशिएशन। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के आप? हमने पढ़ा हुआ है हमारे एनाटॉमी वाले चैप्टर में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इवन आपके जो वैस्कुलर टिश्यूज जो कि अर्ली फॉर्म्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी जाइलम या फिर आपका प्राइमरी फ्लोएम, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। So I hope you got the entire concept of the differentiation process. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टर्म को, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन वर्ड में आप देखिए डिफरेंशिएशन वर्ड के आगे बस डी लगा दिया गया है एज अ प्रीफिक्स। तो जब भी ये प्रीफिक्स डी लग जाता है किसी भी वर्ड के आगे, इट मीन्स इट इज गोइंग टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ समथिंग, कुछ उल्टा ही होने वाला है। डिफरेंशिएशन में आपने देखा था सेल्स ने अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज करी थी, बट यहाँ डी डिफरेंशिएशन में वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रीगेन करने वाले हैं,
ओके तो अभी आप कहेंगे सर पिछली स्लाइड में आपने कहा था जो परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते थे आफ्टर डिफरेंशिएशन वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रिगेन ही नहीं कर सकते थे, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यू हैं जो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को वापस से रीगेन कर लेते हैं बाय अंडरगोइंग दिस फिनोमिनन ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ओके सो इट इज अ प्रोसेस जहां पर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन करते हैं देयर एबिलिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। फाइन ओके तो ये जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं हमने जहां देखा था पिछली स्लाइड में दे वर दी प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। ओके सो दे आर गोइंग टू अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। ठीक है तो देखिए क्या बनेगा, वी विल फाइंड इट आउट इन अ सेकेंड। सो देखिए सबसे पहले तो हमको एक एग्जाम्पल लेना चाहिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे वी आर गोइंग टू टेक दैट सेम एग्जाम्पल जो कि हमने हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज व्हेन वी वर स्टडीइंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट की गर्थ बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज कैम्बियम। अब कैम्बियम जो है वो वैस्कुलर कैम्बियम यूजुअली जो आपको वैस्कुलर बंडल के अंदर देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर ये आपको वैस्कुलर बंडल्स शो हो रहे हैं। इस वैस्कुलर बंडल के अंदर आपको ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिल रहे हैं विच आर योर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। मतलब इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विदिन, है ना, फैसिकल का मतलब होता है बंडल, है ना। तो ऐसे कैम्बियम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि आपको विद इन द बंडल देखने को मिले हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, जैसे कि ब्लू सेल्स नजर आ रहे हैं, isn't it? Okay. Now अगर इन कैम्बियम को यानी कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम को सेकेंडरी ग्रोथ करानी है, गर्थ को बढ़ाना है, तो दे नीड टू फॉर्म अ कंप्लीट कैम्बियम रिंग, है ना। तो कैम्बियम रिंग बनाने के लिए दे नीड टू कनेक्ट विथ वन अनदर ना, तो वो रिंग तभी तो बन पाएगी ना। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू इज, यहाँ पर देखिए आपको पता है दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ पैरेन्काइमा सेल्स आपको नजर आते हैं, तो दीज ऑल वाइट सेल्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स रेडिएट करते हैं थ्रू दीज वैस्कुलर बंडल्स, दे रिप्रेजेंट द मेडुलरी रेज। फाइन ठीक है। अब दे आर ऑल पैरेन्काइमा सेल्स, इसका मतलब दे आर ऑल प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अभी पिछली स्लाइड में बताया ना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल वाज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। तो यहां पर आप देख रहे हो पैरेन्काइमा जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था, ठीक है, जो कि मेडुलरी रेज में प्रेजेंट थे। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स मेडुलरी रेज के हैं जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यानी कि क्लोजली एसोसिएटेड हैं विद दीज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इन ब्लू वाले सेल से जो क्लोजली एसोसिएटेड नजर आ रहे हैं, दे विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। मतलब वो डी डिफरेंशिएट कर जाएंगे, मतलब वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड रीगेन कर लेंगे टू बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन। ओके तो यहाँ पर ये पिंक वाले सेल्स जो हैं पैरेन्काइमा सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डी डिफरेंशिएट कर गए हैं, राइट, एंड दे हैव अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो ये जो पिंक वाले सेल्स हैं नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग दी डिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल्स, जिनको अब हम बुलाते हैं दी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ओके इंटर वर्ड क्यों बोला, बिकॉज इट इज इन बिटवीन एंड फैसिकल मतलब बिटवीन द बंडल्स। ओके सो यहाँ पर दो बंडल्स के बीच में जो आपको कैम्बियम के सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब ये जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बने हैं ये डी डिफरेंशिएशन से बने, isn't it? तो यहाँ पर आपको जो देखिए आप जानते हैं परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट किया तो डिवाइड करने की एबिलिटी रीगेन कर लिया, इसका मतलब वो बन गया वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां फॉर्म हुए हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लांट लाइफ, है ना, बाद में ही तो बने हैं, बाद में बने हैं, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड सेकेंडरी। इसीलिए जो यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म, तो इसका मतलब ये जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फॉर्म हुआ ना, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, सो बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके तो इस तरीके से डी डिफरेंशिएशन की फिनोमेना आकर करती है। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने थर्ड टर्म की ओर, विच इज द टर्म रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन वर्ड में देखिए आप डिफरेंशिएशन के आगे बस एक प्रीफिक्स लगा दिया गया है, दैट इज री। तो री से आप रिपीट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंशिएशन की प्रोसेस वापस से फिर से होने वाली, रिपीट करने वाली है, दैट इज वाई वी नेम इट एज रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन में क्या होने वाला है,
यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डी डिफरेंशिएशन से बने थे, कौन से वो थे? दे वर दी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने देखा था ना, डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था दी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था, दिस वाज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों बना था? टू परफॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ। वंस ये फंक्शन वो कंप्लीटली परफॉर्म कर ले, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ उसने करवा दी, अब ये वापस से अपनी डिफरेंशिएशन करवा लेगा। दैट मीन्स इट विल अगेन लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, बिकॉज उसने जिस काम को करने के लिए अपना डिवीजन की कैपेबिलिटी रीगेन की थी वो तो हो गया है, अब वो वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगा टू अगेन फॉर्म द पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? अ प्रोसेस जिसमें कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम differentiated, right? So I hope now you've understood the basic concepts behind all these terms: differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Okay? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने चैप्टर की सेकेंड एस्पेक्ट की ओर, विच इज डेवलपमेंट, राइट? तो अभी तक हमने ग्रोथ और ग्रोथ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को डील किया। अब हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर डेवलपमेंट क्या होता है। सो डेवलपमेंट आखिरकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उन सारे इवेंट्स या चेंजेस को डिपिक्ट करता है जो वो अंडरगो करते हैं ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर वो जितने भी स्टेजेस से गुजरता है, ओके, उन सारी स्टेजेस को हम बेसिकली कहते हैं द डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट इटसेल्फ। तो प्लांट जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो वो वेरियस स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले हमेशा एक प्लांट अपनी लाइफ साइकिल बिगिन करेगा विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो जब भी एक सीड जर्मिनेट करेगा तो देखिए वो फॉर्म करेगा एक छोटा सा प्लांट, दैट इज प्लांटलेट, इजंट इट? अब ये प्लांटलेट ग्रो करेगा इन इट्स साइज, वो यंग होगा, देन लेटर ऑन वो मैच्योर करेगा। तो मैच्योर प्लांट में आते हैं फ्लावर्स, तो उसमें आएगी नेक्स्ट स्टेज दैट इज फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग के बाद आपको देखने को मिलता है फ्रूटिंग। फ्रूटिंग में आप जानते हैं सीड्स भी फॉर्म होते हैं, एंड कई बार प्लांट जो है वो मेच्योरिटी के बाद एज करते हैं और दे बिकम डेड ऑल्सो। तो ये जितने भी इवेंट्स के थ्रू एक प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में अंडरगो करता है, दे रिप्रेजेंट दी डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो जितनी भी स्टेजेस हमने देखी, चाहे वो सीड जर्मिनेशन हो, प्लांट की ग्रोथ हो, फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, डेथ हो, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग दी डेवलपमेंट विद इन अ प्लांट बॉडी, राइट? ओके, सो ब्रॉडली अगर बात की जाए, इट इज कंसिडर्ड एज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो भाई जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस इंटीग्रेट हो जाती है, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट शो करता है। ओके, सो इट इज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ठीक है? सो डेवलपमेंट भी आखिरकार कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट होती ही होगी। तो दो फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस डिपेंड करती हैं। वन इज द इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी, एंड देन वी हैव द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाहरी फैक्टर्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर आप जानते हैं वो सेल से ही कंपोज होती है, तो सेल्स के या तो विद इन आपको कुछ फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर्स की, दैट मीन्स वो फैक्टर्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको डिटरमिन करने के लिए देयर आर गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ जीन्स। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक तरह से अफेक्ट करें। देन हो सकता है कुछ इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स भी हों सेल्स के बीच में, तो दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? द प्लांट हार्मोन्स, जिनको कि अभी हम लेटर स्टडी भी करने वाले हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे आर गोइंग टू बी इंटरसेल्यूलर। तो ये कुछ इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करने वाले हैं प्लांट की डेवलपमेंटल स्टेजेस को। वाइल जो जेनेटिक आपको यहाँ पर जीन्स के फॉर्म में जो फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी विद इन अ सेल, सो दे विल रिप्रेजेंट इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। देन वी हैव सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सारी स्टेजेस जब आती है ना, इन सारी स्टेजेस में आपको बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट एंड टेम्परेचर में ही प्लांट की ग्रोथ होती है ना। तभी तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना बायोमास बढ़ाता है, फॉर दैट पर्पज दे नीड लाइट एंड टेम्परेचर, इजंट इट? देन वाटर ऑल्सो। भाई सीड का जर्मिनेशन से लेकर सीड की प्लांट की ग्रोथ होने तक यू ऑल नीड वाटर। तो यहाँ पर पानी इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है, और पूरी प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए
ऑब्वियसली यू नीड न्यूट्रिएंट्स, so nutrients is also going to be another factor जो अफेक्ट करेगा डेवलपमेंटल स्टेजेस में. एंड ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन जो है वो हर रेस्पायरिंग सेल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट्स भी अपनी ग्रोथ करवाने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर करते ही है ना. और एनर्जी कब आती है? जब आप रिस्पायर करते हैं. दैट मीन्स व्हेन यू ब्रेक योर फूड और यू ऑक्सीडाइज द फूड दैट यू हैव कंज्यूम्ड. तो प्लांट्स के अंदर भी फूड फॉर्म जो होता है ना वो कंज्यूम होता है. ओके और उनका ऑक्सीडेशन जब होता है तो रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो कि यूज की जाती है टू अंडरगो दीज वेरियस स्टेजेस इन द प्लांट्स लाइफ साइकिल. सो आई होप नाउ यू गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज प्लास्टिसिटी. तो बच्चों प्लास्टिसिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में प्लास्टिसिटी प्लांट की एक ऐसी काबिलियत है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है ताकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके. ओके सो इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू चेंज एंड अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये जो फीचर होता है ना प्लास्टिसिटी का, ये बेस्ट आपको देखने को मिलता है इन द फिनोमिना ऑफ हेटेरोफिली. तो हेटेरोफिली एज द नेम आपको सजेस्ट कर रहा है कि हेटेरो वर्ड का मतलब आप जानते हैं डिफरेंट, एंड फिली वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है टू द लीफ. तो यहाँ पर आपको दो टाइप की लीव देखने को मिलती है विद इन द सेम प्लांट. ओके इन रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल हेटेरोफिली जो है वो दो टाइप की होती है. सबसे पहली होती है द डेवलपमेंटल हेटेरोफिली. सो डेवलपमेंटल हेटेरोफिली आपको यानी कि दो टाइप की जो लीव्स आपको देखने को मिलेंगी प्लांट के अंदर, वो दो डिफरेंट स्टेजेस में देखने को मिलती हैं ऑफ डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है दैट इज कोरिएंडर. आप नॉर्मली हमने धनिया तो देखा ही ना, सबने देखा हुआ है. तो कोरिएंडर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको दो टाइप की लीव्स देखने को मिलती हैं. ओके सो जो उसमें यंग लीफ होती है ना जो रिप्रेजेंट करती हैं जुवेनाइल स्टेज को. ओके तो यंग स्टेज में जब लीफ होती है तो वो कुछ ऐसी अपीयर करती है. बट जब ये लीफ अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है सो इट अपीयर्स लाइक दिस, यानी कि इसके प्रॉपर आपको लोब्स देखने को मिलेंगे. बट यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज में इनकी जो लीफ के लोब्स हैं दे आर नॉट क्लियरली डिस्टिंक्ट. ठीक है, सो कोरिएंडर इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ योर डेवलपमेंटल हेटेरोफिली. और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच वी कैन लर्न, दैट इज कॉटन. And thirdly we have larkspur. So examples are important because आप देखेंगे अभी recent years में बहुत questions ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर plasticity से related examples को आपको find out करना है. Okay, then we have the second type of heterophily which is in response to the changing environment, that is environmental heterophily. So environmental heterophily में आपको दो टाइप की लीव देखने को मिलती हैं according to the different habitats या environment in which the plant lives. For example, इसका best example आप लेते हैं of an aquatic plant called buttercup. तो बटरकप एक एक्वाटिक प्लांट है, ये पानी के अंदर रहता है. ओके और कई बारी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पानी के बाहर भी आ जाती हैं. ओके तो जब एक प्लांट वाटर हैबिटेट में होगा, ओके तो पानी के अंदर वो प्रेजेंट है. अब पानी के अंदर ऑब्वियसली वहां पर वाटर करंट की वजह से जो फ्रिक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा. तो कहीं वो वाटर करंट का फ्रिक्शन लीफ के लैमिना को एक तरह से टेयर ना कर दे या ब्रेक ना कर दे, उसको फाड़ ना दे, इसीलिए उनकी जो लीफ होती है वो इस तरीके से मॉडिफाई होती है सच दैट दे अपीयर लाइक दीज थ्रेड लाइक एक्सटेंशन. तो ये थ्रेड जैसे अपने लैमिना को एक्सपेंड कर लेती हैं. ओके तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर है उसको इनफ स्पेस मिलती है टू पास थ्रू दीज लीव्स और वो इन लीव्स को अफेक्ट नहीं करता है, उनको टेयर नहीं कर पाता है. बट अगर हम बात करें इसी प्लांट के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, यानी कि वो पोर्शन ऑफ द प्लांट जो कि पानी के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहां पर आपको नॉर्मल लीव देखने को मिलेंगे लाइक दिस, जहां पर वो एक्सपैंडेड फुल्ली एक्सपैंडेड नजर आ रहा है उनका लैमिना, क्योंकि वहां पर कोई भी वाटर का करंट से डेवलप हुआ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है टू ब्रेक देम और टेयर देम अप. ओके सो आई होप नाउ यू गॉट द एंटायर फीचर एंड द process and phenomena of plasticity. Okay, so this is an important topic क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं. So do pay attention to this as well. तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है.